देखिए बाबू, हम लोग आज पढ़ेंगे रेनबो। किसके बारे में पढ़ेंगे? रेनबो के बारे में कि इंद्रधनुष क्या है। आप लोग इंद्रधनुष देखे होंगे। जब बारिश होता है तो बारिश खत्म होने के बाद आपको देखिएगा कि आसमान में इसे कलर वाइज दिखाई देता है आपको, है ना। लाल, नीला, पीला, सब सातों रंग दिखाई देता है ना। उसी को क्या कहते हैं? इंद्रधनुष। कोई कोई क्या बोलता है, शायद पंचसोखा भी क्या तो बोलता है, क्या बोलता है ना, शायद उसी बोलता है वही सब चीज। देखिए तो वो क्यों होता है, क्यों दिखाई देता है, सबसे पहले ही जानना हम लोग को कि इंद्रधनुष होता क्या है। तो देखिए लिखा क्या है इसमें कि जब वर्षा के बाद सूर्य की किरणें जल की बूंदों पर पड़ती है, यानी जब बारिश होता है तो कुछ बूंदे बादलों में ही रह जाते हैं, और उससे जब सूर्य के प्रकाश निकलता है और सूर्य के प्रकाश जब उस पर पड़ता है वो पानी के बूंद पे, तो देखो क्या होता है, बूंदों पर पड़ता है तो प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो उसमें प्रकाश क्या होता है? अपवर्तन, यानी मुड़ता। अपवर्तन में क्या होता है? मुड़ना। मुड़ जाता है प्रकाश अंदर जा करके, कहाँ पे? तो उस बूंद पे पड़ने के बाद क्या होता है? अपवर्तन होता है। उसके बाद क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यही आपको सीखना है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में लिख दिए हैं कुछ, ठीक है। ध्यान दीजिए, मान के चलिए ये कोई सतह है, ठीक है, सतह है, इस पे कोई प्रकाश किरणें आ रही है। ये क्या आपका सघन माध्यम यानी जल है, इधर क्या है? विरल माध्यम वायु है। इधर से प्रकाश किरणें, मान लीजिए यहाँ पर कोई वस्तु है, ये क्या है? वस्तु है ना। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे है ना, हम कोई वस्तु हैं, तो आप भी हमको देख ले रहे हैं, वो भी देख ले रहा है, आप लोग भी देख ले रही हैं, क्योंकि मेरा जो मुझसे जो प्रकाश किरणें टकरा के आपकी आंखों तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, तभी तो आप लोग देख पा रहे हैं। हाँ, तो यहाँ से कोई वस्तु है तो यहाँ भी टकराएगा, इसका प्रकाश किरण आएगी, यहाँ भी आएगी, यहाँ भी आएगी। तो अगर यहाँ पे प्रकाश किरणें एकदम सीधे निकल जा रही है ना, आपतित अपवर्तित हो गया, ठीक है। आपतित के बाद क्या हो गया? अपवर्तित हो गया। देखिए अब क्या है कि जब सीधे आई तो क्या हो गया? सीधे चला गया। आप लोग प्रकाश के परावर्तन पढ़े होंगे कि जब प्रकाश किरणें सीधे जाती है, लंबवत पड़ती है, तो लंबवत गुजर जाती है। यानी ऐसे गेंदा अगर सीधा इसे फेंकबा जाए इससे, तो कहाँ है? मुंह पे आई डायरेक्ट? नहीं आएगा डायरेक्ट मुंह पे, फूट जाएगा मुंह। अब होता क्या है कि मान के चलिए यहाँ पर हम फेंक बॉल फेंके तो सीधा मेरे पास आएगा, थोड़ा सा एंगल बढ़ा के उधर फेंकिए तो कहाँ जाएगा? उस हट जाएगा। और थोड़ा सा बढ़ा के टेढ़ा करके फेंकिए इसे, और उधर जाएगा, जाएगा ना। यानी जितना हम अगर देखिए इधर से जितने प्रकाश किरणें जो होती है, इससे जो प्रकाश किरणें अगर यहाँ से ऐसे आ रही है तो यहाँ से गुजरेगा, अगर यहाँ से भेजेगा तो फिर इसे मुड़ेगा। मतलब जितने इधर ज़्यादा आएगा उतने मुड़ता है। मुड़ता है कि नहीं मुड़ता है? तो ये क्या हो रहा है? ये तो परावर्तन हो रहा है जी। इसको बोलेंगे परावर्तन। क्या बोलेंगे? परावर्तन। यानी कहने का मतलब ये है कि आपतन कोण जितना बढ़ता है परावर्तन कोण भी उतना ही बढ़ेगा। जैसे आप लोग प्रकाश के परावर्तन में पढ़े होंगे, समझिए इस चीज को थोड़ा सा, तब आप लोग को समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए ये अभिलंब होता है, ये क्या है आपका? आपतन कोण। ये क्या है? देखिए आपतन कोण बढ़ा, बढ़ गया, तो ये भी क्या होगा? बढ़ जाएगा परावर्तन कोण। यानी आप जितना आपतन कोण को बढ़ाइएगा उतना का बढ़ेगा? परावर्तन कोण। तो इसमें परावर्तन कोण नहीं होता है, प्रकाश के अपवर्तन में परावर्तन कोण नहीं होता है। क्या होता है? अपवर्तन कोण होता है, इसमें परावर्तन कोण नहीं होता है। तो यहाँ से प्रकाश की किरण देखिए सतह पे आ गई, ये क्या हो गया आपका? अभिलंब है। क्या है? अभिलंब। तो इधर आई, इधर से गुजर गई, गुजर गई ना। देखिए यहाँ पे जो आपका आपतन कोण है, मान लीजिए आई है, यहाँ पे हो गया कुछ ही, ये क्या हो गया आपका? परावर्तन कोण। फिर थोड़ा सा तिरछा करके प्रकाश किरणों को भेजिए यहाँ से, फिर थोड़ा ज़्यादा बैंड हो जाएगा, ये बैंड होगा ना। एक बार ऐसा होगा ना बाबू कि इस सतह पर ही हो जाएगा। देखिए यहाँ से प्रकाश किरणें आ रही ना, आपतित हो रही ना, आपतित होने के बाद इधर नहीं मुड़ी, सीधे एकदम ही पे आ गई है। समझ गए? अभिलंब हो गया, लंबवत हो गया, 90 डिग्री का कोण बन गया। ये क्या आपका? अभिलंब है। यहाँ कितना डिग्री कोण बन रहा है? 90 डिग्री का नहीं बन रहा है। ये क्या है आपका? आपतन कोण है कि नहीं है? आपतन कोण। ये आपतन कोण हो गया, ये हो गया अपवर्तन कोण। क्या हो गया? अपवर्तन कोण इसमें होता है, परावर्तन कोण नहीं होता है। तो जब 90 डिग्री आप देखिए, कहने का मतलब है ना कि आपतित किरण यदि उस एंगल पे आए, आपतित किरण उस एंगल पे आए, उस कोण पे आए कि जब अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो। आपतित किरण उस एंगल पे आए जब अपवर्तन कोण कितना डिग्री पे हो? 90 डिग्री पे हो। तो उस दौरान से हम क्या कहेंगे? क्रांतिक कोण। क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण कब कहेंगे? जब अपवर्तन कोण 90 डिग्री का हो जाता है ना।
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आया तो यहाँ पे 90 डिग्री नहीं हुआ, ये 90 डिग्री थोड़ा नहीं है, 90 डिग्री है। थोड़ा सा क्या देखिए, थोड़ा सा और तिरछा किए प्रकाश किरण को, थोड़ा सा और मुड़ गया, और हल्का सा तिरछा किए और मुड़ गया। यहाँ पे ऐसा हो गया कि सीधा इस पे हो गया, फ्लैट हो गया कि ना। तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है। कितना डिग्री कोण बनता है? 90 डिग्री का। जब 90 डिग्री का कोण बनता है क्या कहेंगे इसे? क्रांतिक कोण। क्या कहेंगे? क्रांतिक कोण। अब क्या हो गया कि ऐसा आपतित किरणें आई कि अपवर्तन कोण क्या डिग्री का बन गया? 90 डिग्री का बन गया। तो इसे क्या कहिएगा? क्रांतिक कोण। अब देखिए क्या हुआ कि प्रकाश की जो आपतित किरणें हैं, यहाँ से जो किरणें आ रही है, उससे फिर और थोड़ा सा और क्या कीजिए, टेढ़ा कीजिए, प्रकाश किरणों को और बैंड कीजिए। तो और बैंड किए तो क्या हुआ ही, अब जब यहाँ से टकराई ना बाबू, कहाँ चला गया? उसी माध्यम में चला गया। चला गया कि ना। यानी प्रकाश की जो किरणें हैं, चाहे वस्तु की जो किरणें हैं जो जा रही है, फिर उसी माध्यम क्या हो गई? लौट गई। यानी सघन माध्यम से ही कहाँ चली गई? सघन माध्यम में ही चली गई। तो जब प्रकाश किरणें सघन से सघन माध्यम में घूम जाती है, उसे क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, है ना। तो अब बताइए कि क्रांति कोण से अधिक कोण पे भेजा गया कि नहीं आपतित किरण? देखिए क्रांति, देखिए हमारी बात सुनिए ध्यान से, ये क्या कौन सी किरण है? आपतित किरण है। तो आपतित किरण क्या बनाती है? आपतन कोण बनाती है। आपतन कोण बनाती है ना। तो आपतन कोण ये कैसा आपतन कोण है जिससे जो आपका अपवर्तन कोण है क्या डिग्री का बनता है? 90 डिग्री का बनता है। फिर हम आपतन कोण को और बढ़ा दिए, आपतन कोण को और बढ़ा दिए। और बढ़ाने से क्या हो गया कि जो आपका अपवर्तन कोण है पुनः उसी माध्यम में लौट गया। इसे क्या कहेंगे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो क्रांतिक कोण से अधिक एंगल पर हम भेजे हैं कि नहीं भेजे हैं आपतित किरण को? क्रांतिक कोण से, बात समझिए, क्रांतिक कोण के लिए कोई अन्य एंगल है, आई है, ये क्या है? आपतन कोण। क्या है? आपतन कोण। तो इससे ज्यादा एंगल पर बढ़ा के एंगल भेजे हैं, जो क्या हो रहा है उसका पूर्ण आंतरिक पवर्तन, मतलब पूर्ण आंतरिक। पूर्ण आंतरिक मतलब अंदर ही, जिस माध्यम से आया उसी माध्यम चला गया। सघन माध्यम से आया, सघन माध्यम में ही मुड़ गया। तो उसे क्या कहिएगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी जल की बूंदों में होती है, समझ गए? जल की बूंदों में पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन समझ गए? जिस एंगल पे भेजिएगा, जितना एंगल बढ़ाइएगा आपतन कोण है उतना ही बढ़ेगा उसी अपवर्तन कोण है। जितना बढ़ाइएगा आपतन कोण उतना ही बढ़ता है परावर्तन कोण। आपतन कोण को ज़्यादा कीजिए। आपतन कोण को ज़्यादा करने के लिए किरण को झुकाव करना, झुकाना पड़ेगा किरण को ना। जितना झुकाइएगा उतने आपतन कोण क्या होगा? अपवर्तन कोण क्या होगा? बढ़ा, ज़्यादा होगा। यानी कहने का मतलब सीमा समझिए, ई जितने एंगल हाई बढ़ी, बढ़ गई तो हाई उतने बढ़ी। बस समझ जा। तो ई तो हो गई तार कौची, वो हो गई कौची? परावर्तन कोण बतनी है ना। आ ई कहा अपवर्तन कोण है। अपवर्तन कोण में आपतन कोण, वैसा आपतन कोण जिस दौरान आपकी जो प्रकाश किरणें हैं टकरा कर उसी माध्यम में चल जाती हो, उसे क्या कहिएगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यानी जल की जो बूंद होती है, जल की बूंद में ही घूम जाती हो। जैसे पानी है, कोई पानी में टॉर्च मारा, है ना, अब बाहर बिरल माध्यम निकल भी नहीं किया, उधर से टकरा के उधर लौट गया, तो क्या हो गया आपका? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। समझ गए? लेकिन बताइए यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हुआ है कहीं? यहाँ भी नहीं हुआ है। जब नहीं हुआ है तो ई मत सोचिए कि उधर लौट के गया है। लौट कहाँ गया है? लौट के नहीं गया है। जब लौट के नहीं गया तो क्या होगा आपका? क्रांति कोण। और जब लौट के पुनः उसी माध्यम चला गया तो क्या हो गया? यानी क्रांति कोण से अधिक कोण चाहिए। क्रांति कोण के लिए जितना आपतन कोण चाहिए, क्रांति कोण के लिए जितना आपतन कोण चाहिए, क्रांति कोण के लिए जितना आपतन कोण चाहिए, उससे अधिक कोण चाहिए किसके लिए? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए। जिस मान लीजिए हम कोई एंगल, जो प्रकाश किरण है जो कि हम 60 डिग्री विदा किए हैं, ठीक है, उस दौरान जो आपका अपवर्तन कोण है क्या डिग्री बन गया? 90 डिग्री। तो क्या हो गया आपका? क्रांति कोण हो गया ना। अब 60 पे भेजे हैं ना, उसके लिए 70 भेजेंगे, अब 80 भेजेंगे, चाहे 90 भेजेंगे। 70 पे भेजे एंगल बना के, और फिर उसी माध्यम में लौट गया, सघन माध्यम में। तो क्या हो गया? तो क्रांति कोण से अधिक कोण पे भेजना पड़ता है आपतित किरणों को, माने आपतन कोण को और बढ़ा के भेजना पड़ता है ताकि क्या हो जाए, हो सके पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हो सके। तो क्रांति कोण से अधिक होता है किसका आपतन कोण? पूर्ण आंतरिक, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांति कोण के आपतन कोण से अधिक आपतन कोण होता है। बात समझ में क्या बोल रहे हैं ना। क्रांति कोण के लिए जो आपतन कोण बन रहा है, ये आपतन कोण बन रहा है, इससे अधिक आपतन कोण किसके लिए चाहिए? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए चाहिए, ताकि उसी माध्यम में क्या हो जाए? लौट जाए,
समझ गए आप? समझ रहे हैं ना कि जितना ही उसको तिरछा भेजिएगा प्रकाश किरणों को उतने ही मुड़ता है। समझ गए? यहाँ पे था तो सीधे आगे निकल गया, फिर थोड़ा सा क्या किए, इधर थोड़ा सा इधर भेजें, भेजन तिरछा करके ना, देखो तिरछा निकल गया, उधर निकल गया, फिर थोड़ा सा और फ्लैट किए, तिरछा क्रॉस किए और क्रॉस हो गया, और किए और हो गया। एक बार ऐसा हुआ कि इसी सतह पर घूम गया। तो जब सतह पे ही घूम जाता है तो क्या कहिएगा? क्रांतिक कोण। और सतह से टकरा के पूरा उसी माध्यम चल गया तो क्या हो गया? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इसमें अपवर्तन भी होता है। अपवर्तन का मतलब मुड़ना। आखिर मुड़ा, अरे मुड़ा ना, मुड़ेगा तो क्या कहेंगे? अपवर्तन। अच्छा, यहाँ पे नहीं हो रहा है अपवर्तन, यहाँ पे भी हो रहा है, सब सगरी हो रहा है अपवर्तन। अपवर्तन सगरी हो रहा है, नहीं हो रहा अपवर्तन। अपवर्तन सगरी, अपवर्तन का मतलब क्या होता है? मुड़ना, प्रकाश किरणों का मुड़ना। तो अपवर्तन भी हो गया। फिर क्या होता है उसमें? पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होता है। किसमें? जल की बूंदों में। ठीक है, तीन चीज आपको ध्यान रखना है हमेशा, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और क्या होता है? वर्ण का विक्षेपण। यानी रंगों का क्या होता है? विक्षेपण। माने एक रंग में नहीं, मतलब एक से अधिक से रंगों में क्या होता है? बट जाता है। यानी वर्णों का होता है विक्षेपण, रंग का होता है विचलन होता है, मतलब टूट विभाजित हो जाता है। आप जानते हैं कितने भागों में विभाजित होता है? 7 भागों में हो जाता है। तो एक होता है अपवर्तन, एक होता है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन और एक होता है वर्ण विक्षेपण। तो एग्जाम पूछता है कि इंद्रधनुष कैसे बनता है, तो क्या कहिएगा? कहिएगा अपवर्तन के कारण, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण और वर्ण विक्षेपण के कारण ही कौन बनता है, क्या बनता है? इंद्रधनुष बनता है। तीन चीज आपको ध्यान में रखना है तुम। इससे सूर्य का सफेद प्रकाश, जो सूर्य की जो सफेद कलर होती है, सफेद रंग होता है, प्रकाश 7 रंगों में क्या होता है? विभाजित होता है। अच्छा, 7 रंगों में क्यों विभाजित होता है? क्योंकि इसमें अपवर्तन भी होता है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन भी होता है और वर्ण विक्षेपण भी होता है। इसलिए क्या होता है? 7 रंगों में बढ़ जाता है, जिससे इंद्रधनुष बनता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इंद्रधनुष कहते हैं। इंद्रधनुष हमेशा क्या होता है? सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई देता है ना। अब बताइए, सुबह में दिखाई देता है इंद्रधनुष? हाँ। दोपहर में? नहीं। शाम में दिखाई दे सकता है। हमेशा कब दिखाई देता है? सूरज के विपरीत दिशा में दिखाई देता है। अब बताइए, दोपहर में दिखाई देगा? सूर्य तो एकदम क्या होता है? लंबवत होता है कि ना? तो उस दौरान कहाँ से दिखाई देगा? कहाँ दिखाई देगा? सोचिए, इधर होगा सूर्य इधर होगा तो जाहिर सी बात इधर दिखाई दे देगा। इधर सूरज रहेगा तो इधर दिखाई देगा। अब लंबो तो कहाँ दिखाएगा? नीचे थोड़ी दिखाई देगा, नहीं ना। तब तो इसलिए नून में नहीं दिखाई देता है, मॉर्निंग में दिखाई देता है, इवनिंग में दिखाई देता है आपका। ठीक है, और देखिए कहाँ दिखाई देता है? सूर्य के विपरीत दिशा में। इसके लिए 3 कंडीशन जरूरी है: अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और वर्ण विक्षेपण। ठीक है, प्रकाश के किरणें का जितना आपतन कोण बढ़ाइएगा उतना परावर्तन कोण भी बढ़ता है और अपवर्तन कोण भी बढ़ता है। परावर्तन कोण हम चले गए कहाँ? प्रकाश के परावर्तन में। तो वहां से सीखिए। अभी जो गेंदा वाला बता रहे हैं, कौन सा बता रहे हैं? प्रकाश का परावर्तन बता रहे हैं आप लोग को। अरे किरण ने जाकर टकरा के लौट कराती है, कौन कराता है? वो उसका कहते हैं परावर्तन, कहते हैं प्रकाश का। तो अगर सीधा भी गया तो सीधा आएगा, थोड़ा सा आपतन कोण बढ़ाइएगा तो क्या हो जाएगा? परावर्तन कोण बढ़ जाएगा। और बढ़ा के तिरछा उधर फेंकिए और उधर जाएगा, और फेंकिए उधर जाएगा, सफा नहीं जाएगा। तब तो इस तरह से क्या हो रहा है? तो कहिए कि हम आपतन कोण क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। जब आपतन कोण बढ़ रहा है तो क्या बढ़ेगा? परावर्तन कोण। तो अब आइए अपवर्तन में, यहाँ पे क्या हो रहा है? आपतन कोण हम जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं, देखिए वैसे से क्या हो रहा है? पहले ऐसे है, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, फिर सीधे निकल गया। नहीं, तो यहाँ पे क्या बढ़ रहा है? अपवर्तन कोण बढ़ रहा है। किसके बढ़ाने से? आपतन कोण के बढ़ाने से। आपतन कोण को बढ़ाने से क्या बढ़ जा रहा है? अपवर्तन कोण। क्या बढ़ रहा है? अपवर्तन कोण। अति 90 डिग्री पर कौन सा कोण बन जाता है? क्रांतिक कोण बनता है ना। तो जी देखिए, प्रकाश किरणें जो है जिस एंगल पे आती है उस दौरान आपका अगर अपवर्तन कोण 90 डिग्री का बनता है तो क्या कहिएगा? क्रांतिक कोण। और 90 डिग्री से अधिक बन जाता है तो अधिक कब बनेगा? जब आपका आपतन कोण अधिक होगा तभी ना बनेगा, 90 से भी अधिक। तो यहाँ पे 90 बन रहा है, 90 से अधिक कर दिए तो ले भाई बाहर निकल गया, उसी दौरान निकल गया। यानी सघन से सघन माध्यम में जाएगा तो क्या कहिएगा? तो हम इसे संक्षेप नहीं कर सकते हैं। संक्षेप में क्या कर सकते हैं? सघन से सघन माध्यम में, सघन से सघन माध्यम। एग्जाम में डेफिनेशन नहीं पूछता है बट समझना जरूरी है आप लोग का। ठीक है, क्रांति को 12th क्लास का हो गया आपका, पूर्ण आंतरिक परावर्तन आपका 12th का हो गया, लेकिन बताना हमको जरूरी है। अब देखिए बाबू, ये जो होता है ना, प्रकाश की जो बूंदे होती है ये पारदर्शी होता है। जल कैसा होता है? पारदर्शी होता है। तो प्रिज्म का काम क्या है?
श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में बांट देना, उसका काम यही है। तो सेम टू सेम उसी का काम यही है, जल की बूंदों का काम, कि श्वेत का प्रकाश, जब श्वेत प्रकाश जाती है तो क्या करता है, उसको 7 रंगों में बांट देता है, यानी प्रिज्म की तरह हो जाता है, स्पेक्ट्रम की तरह। समझ गए? तो याद रखिए, आपका जो इंद्रधनुष है 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार। एक होता है प्राथमिक इंद्रधनुष यानी प्राइमरी रेनबो, एक होता है सेकेंडरी रेनबो, द्वितीयक इंद्रधनुष। एक होता है प्राथमिक, एक होता है द्वितीयक। प्राथमिक किसे कहते हैं? जब प्रिज्म की तरह रंगों का क्रम होगा तो उसे क्या कहेंगे? प्राथमिक इंद्रधनुष। यानी कैसे? यानी ऊपर लाल, उसके बाद लास्ट में क्या रहेगा? बैगनी। तो लाल से बैगनी की ओर रहेगा तो क्या कहिएगा? प्राथमिक। और उल्टा करो उसका, बैगनी से लाल रहेगा तो द्वितीयक। समझ गए क्या बोल रहे हैं? यानी आपने क्या समझा, हम क्या बोले कि लाल से अगर कहाँ रहे, 2 प्रकार का होता है ना, कौन कौन? प्राथमिक इंद्रधनुष, लाल से दूसरा होता है द्वितीयक ना। ये प्रिज्म की तरह हो गया, समझ गए? ये प्रिज्म की तरह हो गया। प्रिज्म में यही होता है ना, रेड होता है, बेजानी पिनाला, पता है ना ट्रिकवा। सबसे ऊपर क्या होता है? लाल होता है, समझ गए? होता है ना। इसमें क्या होता है? इसमें भी अगर लाल से कहाँ जाएगा, बैगनी रहेगा तो क्या कहिएगा? प्राथमिक। अब बैगनी से लाल रहेगा तो द्वितीयक कहिएगा। यही तो है, इसमें भारी कहाँ है, बात समझ रहे हैं? तो इसमें भी 7 रंग बन जाता है, 7 रंग बन जाता है। तो 7 रंग बनाने का काम किसका है? प्रिज्म का काम है। यहाँ पे जल की बूंद भी वही करता है। तो एक तरह से जल की जो बूंद है, एक तरह से क्या है, प्रिज्म का काम कर रहा है। क्या समझे? प्रिज्म का काम क्या है, समझ रहे हैं हम? एकदम वृत्त बना देता है। इसमें भी क्या कर देता है? इंद्रधनुष कैसा रहता है? अर्धवृत्त रहता है, नहीं रहता है? इंद्रधनुष कैसा रहता है? अर्धवृत्त रहता है। इसे देखिएगा, इसी से पूरा रेनबो कलर वाइज। इसमें कोई दिक्कत है आप लोग को? बताइए। इंद्रधनुष किसे कहते हैं? जब वर्षा के बाद सूर्य की किरणें जल की बूंदों पर पड़ती है तो क्या होता है? किरणों का, प्रकाश किरणों का क्या होता है? अपवर्तन होता है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है और वर्ण विक्षेपण होता है। इसी प्रक्रिया का कहेंगे इंद्रधनुष कहेंगे। इसी प्रक्रिया से इंद्रधनुष बनता भी है। बस ये 3 को लिख लीजिएगा ना, अगर आप अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, वर्ण विक्षेपण, तो हो गया आपका। तीनों एक एग्जाम में पूछ सकता है, देख के तीनों कहेगा इनमें से सभी, तो सभी मार दीजिएगा ना। तो इंद्रधनुष आप समझे? लाल से कहाँ रहेगा? बैगनी, तो प्राथमिक। बैगनी से लाल रहेगा तो द्वितीयक इंद्रधनुष। कोई दिक्कत है? आगे बढ़े। अब हम लोग को पढ़ने बाबू वायुमंडलीय अपवर्तन। क्या पढ़ना है? वायुमंडलीय अपवर्तन। देखिए, वायुमंडलीय अपवर्तन किसे कहेंगे, समझिएगा। जब प्रकाश की, सूर्य के प्रकाश जब किरणें आती है ऊपर से नीचे, तो आप कह सकते हैं सूर्य क्या है? एक तरह से ग्रह है। क्या है? सूर्य क्या है? ग्रह है। ग्रह किसे कहते हैं? पृथ्वी क्या है? तो इसका अपना प्रकाश है ना। लेकिन पृथ्वी क्या है? ग्रह नहीं है, पृथ्वी ग्रह है। सूर्य भी एक तरह से तारा है। सूर्य भी क्या है? एक तारा है। तारा किसे कहते हैं? जिसमें खुद का उष्मा हो, खुद का लाइट हो, तो उसे क्या कहिएगा? तारा। क्या कहिएगा? तारा। उपग्रह किसे कहते हैं? जिसका आपका अपना प्रकाश नहीं होता है। समझ गए? अब बताइए हमको ध्यान से, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है कौन? चंद्रमा है। तो सुनिए, तारा देखते हैं रात में, जब देखिएगा स्टार्स को ना, तो देखने के बाद लगता है कि झिलमिलाता है, लगता है कि नहीं सा? देखिए, सूर्य क्या है? एक तारा है। सूर्य क्यों तारा है? क्योंकि आपको लगता है कि सूर्य तारा नहीं है, इसलिए क्योंकि नज़दीक है पूरा। अगर सब के सब तारा उतना नज़दीक आए तो क्या लगेगा? ये सब सूरज लगेगा, नहीं लगेगा। तो सूर्य से बहुत दूर है तारा, इसलिए आपको कैसे कहते छोटा दिखाई देता है। समझ गए? तो वहाँ से जो प्रकाश की किरणें आती हैं, तो जब जितने ऊपर जाइएगा ना, वो पड़ता है विरल माध्यम। कैसा पड़ता है? विरल माध्यम पड़ता है। वहाँ से जब लाइट आता है, प्रकाश किरणें जब आती है, तारा की किरणें जब आती है लाइट, तो धीरे धीरे आपके वायुमंडल में प्रवेश करती है उधर से आते आते।
तो बताते हैं विरल माध्यम है, फिर कहीं सघन माध्यम पड़ गया, माने माध्यम हर जगह अलग अलग होता है। तो विरल माध्यम पड़ गया, कहीं सघन माध्यम पड़ गया, फिर कहीं विरल, कहीं फिर कहीं सघन। तो उस दौरान होता क्या है, उस दौरान क्या होता है कि जो प्रकाश की जो किरणें होती है मुड़ती जाती है, उधर जो किरणें आती है, क्या हो गया, अरे जान दे भाई ना, ठीक है, इसको कल बताएंगे। बाबू रे, कल आप लोग कहाँ तक पढ़ा दिए थे हम, याद है आप लोग को? इंद्रधनुष। इंद्रधनुष कैसे बनता है आप लोग बताइए कुछ। इंद्रधनुष कैसे बनता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, वर्ण विक्षेपण, और क्या, एक और बताते नियम आप लोग को, अपवर्तन। अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और क्या तीसरा क्या था, वर्ण विक्षेपण। रंगों का मतलब क्या होता है, विक्षेपण हो जाता है, इसलिए सातों रंग में बढ़ जाता है, इसलिए क्या दिखाई देता है हमको, इंद्रधनुष। तो इंद्रधनुष बनने के लिए 3 कंडीशन जरूरी है, समझ गए ना आप लोग? चलिए बहुत बढ़िया। देखिए हम आगे बढ़ते हैं बाबू। क्रांति कोण बताए थे कि 90 डिग्री पे जब होता है ना, जो अपवर्तन कोण होता है वो 90 डिग्री होता है, तब क्या कहते हैं कि क्रांति कोण है ना? कोई दिक्कत? चलिए क्रांति कोण बता दिए थे कल क्लास में। आगे बढ़ते हैं बाबू। आज हम लोग पढ़ेंगे वायुमंडलीय अपवर्तन, है ना? क्या पढ़ेंगे? वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन जानने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि वातावरण क्या होता है और क्या वायुमंडल क्या होता है। तो देखिए वायुमंडल उसे कहते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो, हवा हो। हवा किस चीज़ से बना होता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, तीन है ना, 3 गैस मिलकर क्या बनता है? हवा। वायु क्या है? एक मिश्रण। वायु क्या है? मिश्रण। आपसे पूछेंगे दूध मिश्रण है? नहीं, दूध मिश्रण नहीं है। तो देखिए दूध मिश्रण है? नहीं है। चलिए आगे बढ़ें। तो बात समझिए हम क्या बोल रहे हैं, बता रहे हैं आप लोग को। वातावरण किसे कहेंगे? वायुमंडल समझ लीजिए जिसमें क्या हो, सिर्फ और सिर्फ हवा हो। अच्छा, हवा द्वारा जो बनने वाली गैसें उपस्थित हो, उसे क्या कहेंगे? वायुमंडल। वायुमंडल जहाँ वायु उपस्थित हो। अब आता है कि वातावरण। वातावरण उसे कहते हैं जिसमें सभी जीव उपस्थित हों, सब चीज़ हो, जल हो, मिट्टी हो, पेड़ पौधे हो, हर एक चीज़ मौजूद हो, उसे क्या कहेंगे? वातावरण। समझ गए? तो थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं भाई मेरे। हमारा मेन कौन सा क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है? अपवर्तन का मतलब आप जानते हैं कि किरणों का क्या, मुड़ना। किरणों का मुड़ना ये क्या कहलाता है? आपका अपवर्तन होता है। तो देखिए अपवर्तन क्यों होता है, आप जानते हैं कि अपवर्तन होने के लिए आपके पास 2 चीज़ होनी चाहिए, एक विरल माध्यम, एक सघन माध्यम। विरल माध्यम नहीं रहेगा, सघन माध्यम नहीं रहेगा, विरल से विरल में जाके कहाँ मुड़ेगा? मुड़ेगा जी, वो तो सीधा जाएगा। उसके लिए क्या होना चाहिए? घनत्व अधिक कहीं होना चाहिए, कहीं कम होनी चाहिए। समझ गए ना? तो देखिए, तो वायुमंडल की बातें कर रहे हैं कि वायुमंडल में ऐसा क्यों होता है। तो होता है ऐसा, रीज़न ये है कि हमारे वायुमंडल में भी 5 परत होते हैं। कितने परत होते हैं? 5 परत। पहला होता है क्षोभ मंडल, जिसमें हम लोग रहते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है समताप, उसके बाद होता है मध्य, उसके बाद होता है आयन, उसके बाद क्या होता है? वायुमंडल होता है। तो 5 मंडल होता है, पांचों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी कर लेंगे हम। सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन के, है ना बाबू? देखिए डेफिनेशन समझिए हमारे, ठीक है ना जी? हमारे वायुमंडल में हवा की भिन्न भिन्न क्या होती हैं? समझिएगा। देखिए हम बताते हैं आपको, जो वायुमंडल होता है ना, वायुमंडल, वायुमंडल में कितनी परतें होती हैं? कितने होती हैं? एक होता है क्षोभ, दूसरा क्या होता है? तीसरा मध्य होता है, फिर क्या होता है? फिर वायुमंडल। तो सुनिए, नीचे से जितने ऊपर जाइएगा, नीचे क्या मिलेगा आपको? सघन। नीचे क्या मिलेगा? सघन। और ऊपर जाइएगा तो क्या मिलेगा? तो ऊपर की जो परतें हैं कैसा व्यवहार करती हैं, कार्य करती हैं? विरल माध्यम की तरह। तो लिखे हैं भिन्न भिन्न परतें होने के कारण ऊपर की परतें कैसा व्यवहार करती हैं? विरल माध्यम
तथा नीचे की परतें कैसा काम करते हैं? तो क्या करती हैं? कार्य। कोई दिक्कत है जी इसमें कहीं? हमारे वायुमंडल में हवा की क्या होती है? अलग अलग परतें होती है। होने के कारण क्या होता है? ऊपर की परतें विरल माध्यम की तरह, नीचे की परतें सघन माध्यम की तरह कार्य करती है। इस दौरान जब सूर्य के किरणें वायुमंडल में क्या करती है? प्रवेश करती है, तो वह किरणें थोड़ी थोड़ी क्या होती है? इसी घटना को, चाहे इसी परिघटना को क्या कहेंगे? वायुमंडलीय समझ गए क्या लिखे हैं? तो वायुमंडल में अलग अलग परतें, यानी कि हवा की जो परतें हैं अलग अलग होने की वजह से जब सूर्य के प्रकाश अंतरिक्ष में से डायरेक्टली कहाँ आता है? वायुमंडल में प्रवेश करता है, तो वायुमंडल में तरह तरह की क्या होती हैं? हवा की परतें, यानी वायुमंडलीय परतें होती हैं, जिससे प्रकाश की किरणें जब यहाँ से, जब प्रकाश की किरणें, सूर्य की प्रकाश की किरणें जब यहाँ से आती है वायुमंडल में, तो है ना बाबू, सीधा से इधर आती है तो कभी मुड़ जाती है, फिर कभी सीधा होती है, कभी मुड़ जाती है, इस तरह से मतलब बैंड होते होते आती है। समझ गए? यानी क्या होता है? अपवर्तन होता है। किरणें क्या हो जाती है? अपवर्तित हो जाती है। अपवर्तन होता है किरणों का, जिसे क्या कहेंगे? वायुमंडलीय अपवर्तन। वायु के वजह से, यानी हवा के वजह से जो अपवर्तन होता है उसे क्या कहेंगे? वायुमंडलीय अपवर्तन। हवा के कारण प्रकाश की किरणों में होने वाले अपवर्तन को ही क्या कहिएगा? वायुमंडलीय अपवर्तन। सिंपल तारा, संक्षेप में तो नहीं है, बुझाइल? तो संक्षेप में क्या जाने आप लोग कि हवा की वजह से जो आपकी सूर्य के प्रकाश की किरणों में जो क्या होता है? विचलन होता है कह सकते हैं, या फिर अपवर्तन होता है, उसे क्या कहेंगे? वायुमंडलीय अपवर्तन। इसमें कोई दिक्कत है? देखिए, सूर्य के प्रकाश किरणें सबसे पहले कहाँ आती है? वायुमंडल में आती है, उसके बाद आयन मंडल में, मध्य मंडल में, समताप मंडल में, क्षोभ मंडल में आती है ना? तो इस तरह से हमारे पास पहुंचती है। देखिए, इधर से गुजरते गुजरते जितना हानिकारक होता है ना, इधर कट छट जाता है। समझ गए? देखिए क्या होता है, हम आपको बता रहे हैं, थोड़ा सा इसमें डिटेल में बता रहे हैं आप लोग को। समझिए कि जो हमारे वायुमंडल जो अपवर्तन है, इतने परतों से होके गुजरती है। टोटल कितने परत हैं? 5 गो ना? 5 परतों से होकर गुजरती है ना? यहाँ से लास्टली हमारे पास आ जाती है क्षोभ मंडल में। देखिए, क्षोभ मंडल, इसके लिए आप जानते हैं, इसके लिए एक ट्रिक बनाया गया है। ट्रिक क्या है? छोड़ो सनम आया बाहर। एक ट्रिक है, छोड़ो सनम आया बाहर। छो से क्या होगा? क्षोभ मंडल। स से क्या होगा? समताप मंडल। म से क्या होगा? मध्य मंडल। आय से क्या होगा? आयन मंडल। ब से क्या होगा? बाह्य मंडल, मतलब बाहर से बाह्य मंडल। आया बाहर इसे कहता है ना, छोड़ो सनम आया बाहर, जिया है बेकरार। भोजपुरी गाना में बड़ी गजब लगता है। वो काटलस कुकुर साला हरा हरा खून बहा, बड़ा ओकर पंक्ति समझिएगा ना तो गजब है। देखिए, छोड़ो सनम आया बाहर, समझ गए आप लोग ना? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, वायु मंडल। देखिए बाबू, क्षोभ मंडल ये पूरा का पूरा क्या है? अरे पूरा का पूरा क्या है जी? ये पूरा क्या है? वायुमंडल है। जानते एग्जाम में क्या करता है? इसको इंग्लिश में करके पूछ देता है। इसी का नाम डायरेक्टली हिंदी में ही लिखिएगा, लेकिन वर्ड रहेगा इंग्लिश के, दे देगा, ऑप्शन नहीं आएगा। एग्जाम ऐसा करता है, भुलवाता है। समझिए क्या है वो?
पढ़िए ना। क्षोभ मंडल, समताप मंडल। क्षोभ मंडल में क्या रहता है? सभी जीव जंतु, है ना, सभी जीव जंतु कहाँ रहते हैं? क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल में क्या होता है? बारिश होती है ना, मतलब जितने पेड़ पौधे कहाँ रहता है? क्षोभ मंडल में रहता है। अब ये समताप मंडल, समताप मंडल देखिए, क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई होती है लगभग 15 से 20 किलोमीटर तक होती है क्षोभ मंडल। उसके बाद कौन मंडल में आते हैं आप लोग? समताप मंडल में। समताप मंडल में ही एक आयन मंडल है। कौन? ओजोन परत है। कौन है? ओजोन परत इसी में पड़ता है एक, समझ गए? समताप मंडल में क्या है? ओजोन परत। ओजोन परत क्या करती है? जो सूर्य के प्रकाश से किरणें आती है उसमें से हानिकारक जो किरणें होती है, पराबैंगनी किरण। कौन किरण? पराबैंगनी, यूवी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूवी किरणें। तो जो पराबैंगनी किरणें आती हैं तो समताप मंडल में क्या होता है? एक ओजोन परत होता है, यानी ओजोन परत लेयर होता है, ओजोन परत होता है जिसका करता है वो छानने का काम करता है, कह सकते हैं इस तरह से कि जो किरणें होती है पराबैंगनी ना, तो पराबैंगनी किरणों को रोक देती है। कौन? ओजोन परत। ओजोन परत किस मंडल में है? समताप मंडल में। समताप मंडल में कौन सा परत है? ओजोन परत। ओजोन परत क्या करता है? पराबैंगनी किरणों को रोक देती है, समझ गए? तो इसलिए आपको ओजोन परत को सुरक्षा भी करना है ना। तो वायुमंडल को ठीक रखिएगा, वातावरण ठीक रहेगा तो, है ना, प्रदूषण नहीं फैलेगा तो ठीक रहेगा। नहीं तो अगर कहीं छोटा हो गया ओजोन परत तो पराबैंगनी किरण आपके शरीर पे पड़ेगा। पराबैंगनी किरण पड़ने से क्या होती है? कैंसर होता है ना, त्वचा में कैंसर उत्पन्न हो जाता है, तो उससे बचाव करता है। यानी देखिए, ये मत सोचिए कि सिर्फ और सिर्फ ओजोन परत ही, हालांकि मानते हैं कि ओजोन परत सबसे मजबूत लेयर है, इसलिए रोक लेता है किसको? पराबैंगनी किरण को। इस सब के सब कुछ ना कुछ रोकता है, ये भी कुछ रोकता है, ये भी, हर हर मंडल काम करता है, हर परत कुछ ना कुछ। सूर्य के प्रकाश जो किरणें होती है ना, कुछ ना कुछ उसको फ्रेश कर देता है। और सबसे अंतिम में किसके पास आता है? आप लोग के पास आता है, क्षोभ मंडल में प्रवेश करता है, हमारे शरीर पे पड़ता है। कुछ होता है हम लोग को? कुछ नहीं होता है उससे। समझिए 5 गो मंडल से गुजर के आता है। सबसे अधिक ठंडा मंडल कौन है? मध्य मंडल। सबसे कोल्ड है, समझ गए? कोल्ड लेयर कौन सा है? मध्य मंडल। उसके बाद आयन मंडल, इसमें रेडियो चलता है, समझ गए? बाह्य मंडल, बाह्य मंडल जो होता है लगभग किसके आसपास रहता है? अंतरिक्ष के आसपास रहता है। जो बाह्य मंडल है किसके आसपास है? अंतरिक्ष के। अंतरिक्ष कैसा है? पूरा काला है। कैसा है? काला है। इसके बाहर, वायुमंडल के बाहर जी तो कैसा मिलेगा आपको? अंतरिक्ष काला मिलेगा ना, काला। वहाँ पर प्रकाश किरणें फैलता नहीं है, वहाँ पे कोई हवा नहीं है। हवा कहाँ है? वायुमंडल में। चाहे बाह्य मंडल में रहिए, चाहे कोनो मंडल में, सब में हवा है। हर देखिए, कहीं गर्म हवा है तो कहीं ठंडा है, कहीं तो घनत्व ज़्यादा है कहीं कम है। इसी कारण का होता है, जो प्रकाश जो किरणें होती हैं क्या होती हैं? थोड़ी थोड़ी मुड़ती रहती हैं, ठीक है? तो इस मुड़ने की क्रिया को क्या कहेंगे? वायुमंडलीय अपवर्तन कहेंगे। आप लोग को समझ में आया? वायुमंडल कितने परतें? 5 परतें, क्षोभ, समताप, मध्य, आयन और वायुमंडल। हम लोग किस मंडल में रहते हैं? बारिश किस मंडल में होती है? क्षोभ मंडल में। बताइए, ओजोन परत किस मंडल में है? समताप मंडल में है। यहाँ तक हुआ क्लियर? देखिए, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही, जो वायुमंडलीय अपवर्तन, जो प्रकाश की जो किरणें आती है, तो सिर्फ और सिर्फ सूरज के प्रकाश किरण थोड़ी नहीं आती है, तारा का भी आता है। सूरज भी एक तारा है, लेकिन कहाँ है? नज़दीक है, इसलिए हमको थोड़ा सा बड़ा दिखाई देता है। देता है कि ना? बड़ा गोलाकार दिखाई देता है, लेकिन तारा बहुत दूर है, तो वहाँ से भी प्रकाश किरणें आती हैं। तो जब इस यहाँ से, जब वहाँ से सीधे आती है, ठीक है, लेकिन जैसे वायुमंडल में प्रवेश करती है तो भी क्या होती है? मुड़ती है, विचलन होती है, आती है, समझ गए? तो कभी मुड़ती है, कभी इधर, कभी उधर, कभी इधर, तब आपकी आंखों तक पहुँचती है। तो आपको लगता है क्या कि झिलमिला रहा है? कभी ज़्यादा तेज लगेगा, कभी कम डाउन हो जाएगा। उसका जो चमकता है, जो कभी कभी कम चमकता है, कभी ज़्यादा चमकता है, होता है कि नहीं? सितारा देखिएगा ध्यान से रात में। तो किस कारण होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन कारण होता है। तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण बहुत सारी घटनाएं हैं, समझ गए? विभिन्न परिघटना है, आप समझिए कितनी थी है? विभिन्न परिघटना है। पहला क्या कह सकते हैं हम लोग? तारे क्यों टिमटिमाते हैं? ये भी किस कारण होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। दूसरा, ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं, है ना? और क्या कह सकते हैं? टिंडल प्रभाव इसमें नहीं आएगा, प्रकीर्णन में आएगा, ठीक है? टिंगल प्रभाव इसमें नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है, क्यों? ये भी है, आता है ना? सूर्य डूबते समय चाहे उगते समय गोलाकार दिखाई देता है, अंडाकार दिखता है कि ना? वो भी आ जाएगा इसमें।
अपवर्तन में। और क्या आएगा आपका, ये सब विभिन्न परिघटना लिख दें बाबू यहाँ पे। आप ये समझे ना, आपको याद हो गया ना, ट्रिक याद कर लीजिएगा। छोड़ो सनम आया बाहर, इस तरह से यहाँ से यहाँ तक है। ये नहीं है, तो पूरा वायुमंडल को हम डायग्राम बता दिए हैं। तो बताइए, कोई पूछेगा, बताइए बाबू, जो सूर्य की प्रकाश किरणें वायुमंडल में विचलित क्यों होती है? वायुमंडलीय अपवर्तन कर, तो ठीक है, वायुमंडलीय अपवर्तन होता क्यों है? वायुमंडल में अपवर्तन क्यों होता है? हवा के अलग अलग परतों की वजह से, कहीं घनत्व ज़्यादा है, कहीं कम है, तो टोटल उसी के हिसाब से हम लोग जितना भी तारा पढ़ेंगे ना, तो उसी के हिसाब से पढ़ेंगे। समझ गए? देखिए, वायुमंडलीय अपवर्तन के विभिन्न परिघटना। पहला क्वेश्चन आएगा, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? दूसरा, ग्रह आगे क्या है? टिंडल प्रभाव नहीं होगा, ठीक है। और आगे क्या है? सूर्योदय और विलंबित ठीक है, आ रहा है ना अब? और क्या है? स्वच्छ। और हंसिए मत, हंसिए मत, बोलिए। हाँ तो ठीक है ना। चलिए, कै गो लिखे क्वेश्चन हम लोग? 1 2 3 4 5, 5 गो लिखे ना। तो 5 गो हम लोग को पढ़ना है। एक और होगा आपका, लेकिन इसमें आएगा नहीं। एक और होगा, सूर्योदय के समय सूर्य क्या दिखाई देता है? अंडाकार दिखाई देता है। क्यों? सूर्योदय के समय सूर्य क्या दिखाई देता है? अंडाकार। देखिए, जब सूर्य का उदय होता है, उदय में निकलना, सन राइज निकलता है जब सूर्य, तो कैसा दिखाई देता है आपको? अंडाकार। देखिएगा, रेड दिखाई देता है, लाल और गोलाकार दिखाई देता है, भरपूर अंडा लेखा। तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे बाबू? तारे क्यों टिमटिमाते हैं। ठीक है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, यही देखेंगे हम लोग क्वेश्चन। पहले सिमटा लेना हम लोग, ठीक रहेगा। देखिए, तो पहला क्या है बाबू आप लोग का क्वेश्चन? तारे क्यों टिमटिमाते हैं? सुनिए क्वेश्चन, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, वही देखते हैं। ये भी एक तरह से क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन की घटना है। समझ गए? तारे क्यों टिमटिमाते हैं, देखिए क्वेश्चन, इसका आंसर सुनिए ध्यान से आप लोग। एग्जाम में अगर संक्षेप में पूछे 2 नंबर में, तो लिखिएगा कि तारे वायुमंडलीय अपवर्तन कारण क्या होती है? टिमटिमाती है। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण।
देखिए सुनिए, समझिए, डेफिनेशन याद कीजिए आप लोग। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, संक्षेप में इसका बताइएगा। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, है ना, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। तो तारे वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। अब सुनिए, जब तारे की किरणें, जो तारे की जो प्रकाश जो किरणें होती हैं, जब तारे की किरणें कहाँ पहुँचती है, वायुमंडल में प्रवेश करती है, तो वह भिन्न भिन्न वायुमंडलीय परत से होकर गुजरती है। क्योंकि जानते हैं कि वायुमंडल में भिन्न भिन्न तरह के परतें हैं, तो भिन्न भिन्न वायुमंडलीय परत से होकर गुजरती है। देखिए फिगर भी हो गया इसका, समझ गए ना। तो सबसे पहले देखिए बाबू, डेफिनेशन समझिए, परिभाषा समझिए। परिभाषा समझ ले। देखिए क्वेश्चन क्या है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। टिमटिमाता है ना, कभी अधिक दिखाई देता है, चमकता है पूरा, कभी कम। तारे वायुमंडलीय अपवर्तन कारण टिमटिमाते हैं। इस संक्षेप में हो गया। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछे तो क्या मारिएगा, वायुमंडलीय अपवर्तन मारिएगा। जब तारे की किरणें वायुमंडल में क्या करती है, प्रवेश करती है। वायुमंडल में क्या हो गई, प्रवेश करे। प्रवेश करने के बाद आप जानते हैं कि वायुमंडल में क्या है, अलग अलग तरह के क्या है, परतें हैं। हवा की क्या है, परतें हैं, उससे होकर उसको गुजरना पड़ेगा। तारे की जो किरणें होती है, जो तारे की किरणें हैं, उसको वायुमंडल की जो जितने भी परतें हैं सबसे गुजरना पड़ेगा ना जी। तो गुजरने, देखिए वायुमंडलीय परत से होकर गुजरती है, जिससे किरणें कभी कभी कम तो कभी क्या होती है, अधिक विचलित होती है, यानी मुड़ती है। कभी कम मुड़ी तो कभी ज़्यादा मुड़ी, ठीक बा। जिस कारण हमारी आँखों तक कभी कम तो कभी अधिक पहुँचती है क्या, किरणें। किसकी किरणें, तारा के। इसलिए तारे क्या नजर आते हैं हमें, इसलिए तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। बात समझ लो। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो वायुमंडलीय अपवर्तन कारण। वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है, तो वायुमंडल क्या है बाबू, तो वायुमंडल की भिन्न भिन्न क्या होती है, परतें होती हैं। किसमें, वायुमंडल में होती हैं, यानी हवा की परतें होती हैं, जिसमें क्या होता है, तो प्रकाश की जो किरणें होती है, चाहे तारा की जो किरणें होती है, मुड़ जाती है ना। कभी मुड़ती है, कभी नहीं मुड़ती है, कभी सीधी हो जाती है, कभी मुड़ती है। इस तरह का दिखाई देता है हमको, टिमटिमाते नजर आने लगता है तारा। देखिए आप जहाँ प्रॉपर देखते हैं तारा को, जैसे आप तारा यहाँ पे देख रहे हैं ना, ठीक है, लेकिन जो आप तारा को देख रहे हैं वहाँ पे तारा वो है नहीं। कहाँ है तारा, यहाँ पे है। तो आप जो स्टार्स देखते हैं, जो तारा देखते हैं, अरे है ना तारों के शहर में, तो जो आप तारा को देखते हैं, तो बताइए आप प्रॉपर जगह पर देखते हैं तारा को, जगह पर देखते नहीं ना बाबू। कहाँ रहता है वो, अपने, आप जहाँ देखते हो क्या आपका काल्पनिक स्थिति है। क्या है, काल्पनिक स्थिति, मतलब जहाँ आप देख रहे हैं वहाँ पे है नहीं वो कहाँ है, इधर है, थोड़ा सा अगल बगल कहीं होगा। यानी वास्तविक स्थिति कहीं और होती है, आप देखते कहीं और हैं। आप देखते, अब आप बताइए, आप देखते हैं वास्तविक यहाँ है, आप देखते हैं यहाँ पे, क्यों देखते हैं, अपवर्तन कारण देखते हैं। बात समझ क्या बोल रहे हैं, अपवर्तन कारण झिलमिला रहा है, झिलमिलाने से कभी क्या होता है कि चमकने की वजह से
थोड़ा सा दूर आपको दिखाई देने लगता है, लेकिन जो आप देख रहे हैं कौन देख रहे हैं? आभासी स्थिति। समझ गए? क्या देखते हैं आप? आभासी स्थिति। रियल में वहाँ नहीं होता है, कुछ हट के होता है। तो वही है कि विरल माध्यम से कहाँ गया आपका? सघन माध्यम में। विरल से कहाँ गया? सघन माध्यम में। यहाँ पूरा क्या हो गया? विचलित। आप यहाँ से देख लिए हैं, आपको देखने में क्या हो गया? भ्रम। समझ गए? बताइए तारे क्यों टिमटिमाते? आपको लिखने नहीं है एग्जाम में? क्या लिखिएगा कि तारे वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण झिलमिलाते हैं। जब तारे की किरणें वायुमंडल में प्रवेश करती हैं तो वायुमंडलीय परत भिन्न भिन्न होती है। वायुमंडलीय परतें की जो घनत्व होती क्या होती है? भिन्न भिन्न होती हैं, जिस कारण किरणों को उस परत से होकर गुजरना पड़ता है। गुजरने के दौरान कभी कम तो कभी अधिक क्या होती है? किरणें विचलित होती हैं। इस वजह से हमारी आँखों तक कभी कम तो कभी अधिक इसकी किरणें पहुंचती है, जिस कारण हमें क्या नजर आता है? तारा टिमटिमाते नजर आता है। समझ गए आप लोग? एनी प्रॉब्लम? आगे बढ़ते हैं कि ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं क्यों? ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं क्यों? देखिए ग्रह के पास कोई अपना प्रकाश नहीं होता है। समझ गए? ग्रह पृथ्वी के सबसे नजदीक है। आप सोच के देखिए, आप यहाँ पे हैं, ओके, आप यहाँ पे हैं, ग्रह कहाँ है? पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है ग्रह। पृथ्वी के नजदीक ही क्या होता है? ग्रह होता है। अब बताइए तारा कहाँ है? ग्रह कहाँ है? तो ग्रह तो बहुत नजदीक है ना। तो आप बताइए नजदीक है, आप यहाँ से 1 किलोमीटर दूर देखिए तो झिलमिलाएगा? कोई विचलित होगा? वो विचलित नहीं होगा। नजदीक में थोड़ा नहीं, कम से कम पूरा डिस्टेंस होना चाहिए, तब लगेगा कि विचलित हो रहा है। यानी ग्रह जो होते हैं पृथ्वी के काफी नजदीक होते हैं। नजदीक होने की वजह से उसमें अपवर्तन जो होता है शून्य हो जाता है। अपवर्तन क्या होता है? शून्य। नजदीक की वजह से क्या होता है? शून्य हो जाता है। यानी क्या होता है? अपवर्तन उसमें होता ही नहीं है, क्योंकि आप नजदीक हैं। आप चल जाइए स्टार के नजदीक एकदम इसके पास, तो इसमें अपवर्तन होगा? अब नहीं ना होगा। आप काफी दूर हैं, कितनी परतों से होकर गुजर के आ रही है, इसलिए आपको झिलमिलाती नजर आती है, टिमटिमाते। लेकिन ग्रह नजदीक होता है पृथ्वी के। समझ गए? ग्रह कितना कहाँ होता है? नजदीक होता है। उसमें अपवर्तन किया होगा भी तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप पास है, नजदीक है। क्या समझ गए? तो नज़दीक जो होता है उसमें हाली थोड़ा समझने में थोड़ा समय लगता है, बट ठीक है, इसको उतारिए। बाबरे क्या क्वेश्चन रहा हम लोग का? ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं क्यों, या फिर ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं? समझिए हमने क्या बोला कि जो ग्रह होती है पृथ्वी की काफ़ी क्या होती है? नज़दीक होती है। नज़दीक होने के कारण उसमें अपवर्तन होता है, बट हमको समझ में नहीं आता है। समझ गए? यानी अपवर्तन क्या होगा? तो उसमें होगा शून्य। अपवर्तन क्या होगा? शून्य। इसलिए हमें क्या नजर नहीं आता है? ग्रह टिमटिमाते हैं। तो चलिए इसका आंसर कैसे लिखते हैं बाबू? चलिए रुकिए रुकिए, अपेक्षा कैसे लिखाता है जी? तारों की अपेक्षा नजदीक होते हैं। जिसके कारण इसका वायुमंडलीय अपवर्तन अपवर्तन हो जाइए छोड़िए। वायुमंडलीय अपवर्तन का मान है, औसत मत लिखिए, मान लिखिए। शून्य होता है, जिस कारण इसमें कोई दिक्कत है? हमने क्या बोला कि पृथ्वी के काफी नजदीक क्या होता है? ग्रह होता है। ग्रह के पास खुद का लाइट होता है क्या? नहीं होता है बाबू। होता है क्या? नहीं होता है। ग्रह के पास नहीं होता है। आप समझिए बात को। तो जो ग्रह होता है काफ़ी नज़दीक होता है,
तो जब उससे कोई प्रकाश किरण टकरा के लौटती है हमारी आंखों तक तो डायरेक्टली लौट जाती है, डायरेक्टली आती है एकदम। उसमें अपवर्तन होता ही नहीं है। अपवर्तन कब होता होगा, कब होगा, चाहे जब काफ़ी दूर रहेगा तब। समझ गए? नज़दीक होने की वजह से कितना दूर यार होगा नज़दीक, कभी कभी नहीं होगा। उसमें होगा भी तब समझ में नहीं आएगा, हल्का फुल्का। मान के चलिए वो छो मंडल के छो मंडल में है और उधर से आ रहे थे, क्या होगा उसमें, कुछ होगा तब। तो काफ़ी नज़दीक होने के कारण, पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक होता है कोई ग्रह, जिस कारण उसका अपवर्तन क्या होगा, शून्य हो जाता है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं। ठीक है बाबू, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए एक आता है आपका आगे क्वेश्चन क्या है, टिंडल प्रभाव। आप देखिए टिंडल प्रभाव कल पढ़ाएंगे, हालांकि कुछ कुछ समझा दे रहे हैं आप लोग को। आप लोग टिंडल प्रभाव के बारे में कुछ कुछ 9th क्लास में आप लोग पढ़ाए होंगे, पढ़ाए हैं। देखिए टिंडल प्रभाव के लिए 2-3 चीज़ कंडीशन जरूरी है। एक होता है कोलाइडल। क्या जरूरी है? कोलाइडल जरूरी है। समझ गए? कोलाइडल बताएंगे किसे कहते हैं आगे। देखिए कोलाइडल जरूरी है, उसमें कण थोड़ा बड़ा होना चाहिए, कण जो पार्टिकल होता है ना। ये 2 चीज़ जरूरी है आपका। ओके, एक टॉर्च या फिर किरण, प्रकाश किरण है। तो समझिए मेरी बातों को। तो टिंडल प्रभाव आपको कहाँ देखने को मिलेगा? देखिए कहीं किसी का खपड़ा का जो घर होता है, मकान जब फूट जाता है तो उसमें से प्रकाश किरणें आपको नजर आती है। तो जो आपको पथ नजर आता है ना, पथ, जो किरणें, जो सीधी रेखा आपको नजर आती है प्रकाश की, वही जो किरण दिखाई देता है वही क्या है आपका टिंडल प्रभाव। समझ के बाद क्या बता रहे हैं आप लोग को? यानी किरण की जो लाइन है, जो रेखा बनती है वो दिखाई देना चाहिए। जहां उस किरण की रेखा यानी प्रकाश की जो रेखा बन रही है वो दिखाई दे, वो क्या है? टिंडल प्रभाव। आप बताइए धुंध में टॉर्च मार के देखिए, वो बगल में कर दीजिए, लड़का को किसी खड़ा कर दीजिए, सामने से नहीं, यहाँ सीधे मारिए टॉर्च और साइड में किसी को खड़ा कर दीजिए। आपकी जो टॉर्च जो रोशनी निकलेगी उसको देख लेगा वो कैसे कैसे लाइनिंग है। धुंध में चाहे धुआं में नहीं दिखाई देगा आपका, दिखाई देगा ना जी। तब इस तरह से अब देखिए एक ले लीजिएगा। हालांकि जो रियलिटी जो एकदम ट्रू होता है ना, सॉल्यूशन ट्रू मतलब होता है सच, मतलब जो सत्य आपका होता है बिलियन, जो सही बिलियन होता है। जैसे शरबत आप पानी ले लीजिए, चीनी और ले लीजिए पानी, उसको घोल लीजिए, वो क्या आपका वास्तविक बिलियन है। क्या है? वास्तविक बिलियन। तो वास्तविक बिलियन में आपको टिंडल प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। आप पानी में मारते रहिए लाइट से, एगो ले लीजिए ग्लास में पानी, ठीक है, और उसमें क्या करिए, टॉर्च मारिए साइड से, अंधेरा में रख लीजिए, अंधेरा में रख लीजिए, उस पर टॉर्च मारिए। आपको पानी के अंदर झांकिएगा तो आपको कहीं भी जो प्रकाश की जो किरणें आर पार होगी नहीं दिखाई देगी, उसमें से कभी दिखाई नहीं देगी। उसमें किस में बता रहे हैं? वास्तविक विलयन में आपको टिंडल प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं? जो किरण की जो रेखा, सीधी रेखा बनती है ना, वो दिखाई देना चाहिए, वो नहीं दिखाई देता, टिंडल प्रभाव नहीं बन रहा है। तो वास्तविक विलयन में नहीं बनता है, शरबत में नहीं बनेगा, खाली पानी में नहीं बनेगा। दूध लेकर आइए, दूध में जब आप गिलास में लीजिएगा है ना, शीशा गिलास होता है, कांच गिलास होता है, उसमें दूध रख लीजिएगा और उसमें प्रकाश टॉर्च मारिएगा ना तो उसमें नजर आएगा आपको, जो रेखा बनेगा, जो अंदर से अंदर एकदम गिलास के अंदर हम बता रहे हैं, आपको लाइनिंग दिखाई देगा एकदम। आप लेजर मारिएगा ना तो उसमें दिखाई देगा लेजर पार हो रहा है। तो समझ गए? उसमें जंतु क्या होता है, उसमें दूध में जो होता है थोड़ा थोड़ा बड़ा बड़ा क्या होता है आपका कण होता है, थोड़ा बड़ा बड़ा, हालांकि आपको देख नहीं सकते हैं, लेकिन कुछ बड़ा जरूर कण होता है। वो क्या करता है कि प्रकाश को बिखार देता है, बिखारने काम करता है ना, मतलब पूरा बिखर जाता है प्रकाश की किरणें, इसलिए हमको सीधी रेखा एक नजर आ जाती है। तो जो सीधी आपको किरण की रेखा नजर आती है वही क्या है? टिंडल प्रभाव। आप समझ पा रहे हैं हम क्या कर रहे हैं? किसी का खपड़ा फूट जाता है, सूर्य का जब प्रकाश आता है, निकलता है, देखिए एकदम सीधे एकदम आता है एकदम, आप बीच में जितने धूल होगा ना, धूल ना आपको दिखाई देता है। तो जो आपको सीधा जो प्रकाश आपको नजर पता है क्या है, वही क्या आपका टिंडल प्रभाव। तो आपको दूध मिलेगा, दूध में क्या, दूध को देखिए क्या कहेंगे, कोलाइडल। क्या कहेंगे? कोलाइडल। कोलाइडल में थोड़ा बड़ा कण होता है, समझ गए? कोलाइडल जरूरी है टिंडल प्रभाव को दिखाने के लिए, नहीं तो खपड़ा के दुआर दिखा देगो फोड़ के, ओकरा में जो धूल कण होता है ना, जो रूम में रहता है धूल कण, वही करता है उसको उसको पूरा पूरा क्या करता है, बिखार देता है पूरा प्रकाश की लाइट को। समझ गए? तो टिंडल प्रभाव उसमें कच को बोलते हैं, किसको आपको समझ में आई? टिंडल प्रभाव किसे बोलते हैं? जो सीधी रेखा बनती है, जो किरणें, प्रकाश, जो किरणें नजर आ गई, नजर आ गई तो क्या होगी आपकी, वही क्या है टिंडल प्रभाव। धुआं में नजर आई कि नहीं? धुआं में नजर आएगा, धुंध में नजर आएगा, दूध में नजर आएगा, घर में नजर आएगा, आएगा ना? ऐसे खुले मारता ऐसे कुछ ना बुझाता हुआ लौकी का ना,
नहीं दिखाई देगा। चाहे रात में कोई टॉर्च मारता, रात में भी तो दिखाई देता है, सीधी प्रकाश जाती थी इसे एकदम। चाहे शादी ब्याह में जो लगता है ना लाइट है, डीजे उजे पे चलता है चाहे कुछ पे, तो उसका भी जाता है प्रकाश सीधे एकदम, नहीं जाता है तो भी नज़र आता है जो जाता है लाइनें। वही क्या है, टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव किसने दिया था? टिंडल नाम के वैज्ञानिक। टिंडल प्रभाव किसने दिया था? टिंडल वैज्ञानिक ने। कोई दिक्कत इसमें? टिंडल नियम किसने दिया था? टिंडले ने। उनका नाम है टिंडल, समझ ला, टिंगल ना टिंडल। कोई दिक्कत? चलिए इसको उतारिए पहले।